So good evening, everyone. I hope you can see me and you can hear me. Yes, sir. Okay, so great. So first of all, welcome to this wonderful session. And जहाँ पे हम लोग बेसिकली हैक्स सीखने वाले हैं कि किस तरह से बोर्ड्स में आपका जो स्कोर है उसको एम्पलीफाई किया जाए, है ना। तो ये एक उस तरह का एक सेशन है कि जहाँ पे वो आपने वो मीम तो देखा ही होगा, 25 दिन में पैसा डबल। तो कुछ वैसा ही है, आप सोच के आए हो ऐसा लग रहा है ना, कि किस तरह से 25 दिन में मार्क्स डबल कर ले। तो बट बेसिकली ऐसा कोई स्कैम जैसा तो नहीं है, बट कुछ स्मार्ट हैक्स है जिसको आप सर्टनली यूज कर सकते हो। आपने जितना भी कंटेंट डेवलप किया है उसको एकदम बेहतर वे में प्रेजेंट करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। बट बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक, आई वुड फर्स्टली लाइक टू थैंक तेजस सर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। एंड आप लोगों से, आप में से कई सारे लोग उनके टच में भी हैं, तो फिर है ना उन्हीं का ये सामने से रिक्वेस्ट आया था कि इस तरह का कुछ सेशन रख सकते हैं, एंड आई वाज लाइक कि डेफिनेटली ऐसा रख सकते हैं। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक तेजस सर फॉर दिस। Sir, thanks to you too, क्योंकि आप आए and you are sharing your tips with us. So thank you so much. Yes, thank you. And we also have with us, Professor Guge sir with us, and he also has a few students who are joining online today. So welcome Guge sir to this session. And we also would like to welcome your students to this session. So thank you so much for joining. And let us now the formal greetings are over. So let us now dive into the topic and try to understand कि किस तरह से हम लोग maximum marks score कर सकते हैं based on the type of content or the type of knowledge that we have. Okay, चलो तो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में हम लोग बैठा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने कई सारे जगहों से सुना होगा कि 10th की तो बोर्ड्स, 10th का ही तो मतलब बोर्ड्स है, इतना मैटर नहीं करता। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप 11th 12th में क्या पिक करते हो, और आईआईटी जेई में आप कितना स्कोर करते हो, नीट में कितना स्कोर करते हो, एनडीए वगैरह बाकी एग्जाम्स में कितना स्कोर करते हो। बट ट्रस्ट मी, देयर कैन बी सिचुएशंस इन योर लाइफ जहां पर आपको आपके 10th स्कोर से जज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाएगा, बट क्योंकि आपकी बैच अभी भी करंट एजुकेशन पॉलिसी में चल रही है, तो आप लोगों के लिए क्लास 10th का स्कोर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। एंड टू आंसर योर क्वेरीज कि भाई कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इफ यू ट्राई टू गो फॉर एमबीए, अगर आपको आईआईएम वगैरह में से एमबीए करना है, तो आपके क्लास 10th का स्कोर, क्लास 12th का स्कोर कहीं ना कहीं वो फैक्टर करते हैं। एक चीज, अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करना है, तभी भी क्लास 10th का स्कोर देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास 10th का स्कोर एकदम ही इमटेरियल है, तो उसका वैल्यू है, और किस वक्त कब किस वक्त इसका काम आ जाएगा वो हमें पता नहीं। तो इसीलिए मतलब इसमें एक अच्छा स्कोर लाना, तो ये हमारा एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्लास 10th में स्कोर लाना उतना भी मुश्किल नहीं है ना, उतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सही है तो ही मार्क्स मिलेंगे, पर यहाँ पर क्या है ना, अगर आप एक ग्रे एरिया भी क्रिएट कर देते हो पेपर में, ग्रे एरिया का मतलब समझ रहे हो, अगर आपका आंसर 100% एक्यूरेट भी नहीं है, पर फिर भी आपने किसी तरह से मैनेज किया है एक स्ट्रक्चर देने का, कुछ लॉजिकल चीजें लिखने का, तो एग्जामिनर क्या है ना, वो मजबूर हो जाएगा आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देने के लिए, राइट। तो आज उसी तरह के कुछ हैक्स अपन देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जो आपने एक्सपीरियंस की होंगी आपके आंसर राइटिंग में, आपके प्रीलिम्स के पेपर्स लिखते हो, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो थ्रू आउट दिस सेशन। ऑल्सो वी हैव ट्राइड टू कीप दिस सेशन मतलब एकदम फ्रेंडली वे में, तो आपको जब भी कभी अनम्यूट करना हो खुद को, तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके आपके सवाल पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस जो है उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम किसी का अगर अनम्यूट करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट द पॉइंट इज, इस सेशन से मैक्सिमम आउटपुट अगर आपको लेना है, तो आप प्लीज थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, आपका बुक डायरी पेन वगैरह जो भी है साथ में रखो। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको नोट डाउन कर लेना, है ना। उससे फायदा ये होगा कि जब आप प्रीलिम्स में इन सारे स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा, अरे हाँ हमने ये सुना था, ये देखा था, ये लिखा था, तो आप इसके नोट्स बना लो रनिंग में ही, ताकि आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो। तो विद दिस बेसिक information, let us just dive into the topic. So the topic that we are going to look at in today's session is the art of answer writing for board examinations. I'll quickly share the PPT. Okay. The art of answer writing for board examination, that is the title that we are trying to study. In this presentation,
what we are going to look at is 3 elements or 3 aspects of answer writing. सिर्फ 3 मुद्दों की बात करेंगे और ये 3 मुद्दे अगर हम लोगों ने रिलीजियसली फॉलो कर लिए तो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ जाएगा. ठीक है. पहला मुद्दा इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट. आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, जब आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना शुरू किया हो, कि आपने शुरुआत के 2-3 आंसर इतने मजे से लिखे, इतने ब्यूटीफुली लिखे, ऐसी हैंडराइटिंग निकाली कि बस मतलब घायल हो जाए एग्जामिनर, और बाद में आखिरी मतलब जब आपके आंसर्स तक आते वक्त आपकी ऐसी स्पीड हो गई कि बस मतलब जिसका कोई हद ही नहीं है, एग्जामिनर को लगेगा मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि पहला पेपर किसी और ने लिखा है और मतलब लास्ट के आंसर्स किसी और ने लिखे हैं, मतलब ऐसी हालत हो जाती है. टाइम मैनेजमेंट का ऐसा किस्सा हुआ है कि किसी के साथ? हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा हुआ है. ओके, श्रिया कह रही है ऐसा हुआ है, मयंक कह रहा है ऐसा हुआ है, अक्षता भी कह रही है ऐसा हुआ है. ठीक है ना. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. प्रीलिम्स वगैरह में तो ठीक है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट जाए तो काम चल जाता है, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा छूट जाए ना तो बहुत ज्यादा ऐसे हर्ट हो जाता है ना. तो इट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. फर्स्ट एस्पेक्ट इज टाइम मैनेजमेंट. सेकंड एस्पेक्ट इज कंटेंट. जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना, उसको एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना और वो लिख के आना. कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों में ये फीलिंग आती होगी सर हमने पढ़ा तो सब कुछ है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये याद आएगा या नहीं आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. आर यू एबल टू रिलेट टू दिस क्वेश्चन कि हमने पढ़ा बहुत कुछ है बट एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना. वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो कंटेंट को याद कैसे रखें और कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करें, दैट इज द सेकंड थिंग. एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन पार्ट. ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ये मतलब कंटेंट के भी ऊपर आ जाता है, कई बार कंटेंट के भी ऊपर आ सकता है. ठीक है. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के स्किल्स, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंटरनल प्रेजेंटेशन स्किल्स दोनों की बात करने की कोशिश करेंगे. सो विल ट्राई टू कवर मेजॉरिटीली दीज 3 एस्पेक्ट इन टुडेज सेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द टाइम मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट फर्स्ट. नाउ with respect to time management you need the one thing that is going to help you is having the right strategy. कभी भी आप एंड टू एंड प्लानिंग मत करो. लास्ट के 15 मिनट्स मतलब आपके पास अगर 3 घंटे हैं तो लास्ट के 15 मिनट्स आप हटा दो. मैं तो बोल रहा हूँ लास्ट का आधा घंटा आप हटा सकते हो, 20-25 मिनट हटा सकते हो तो हटा दो आपके टाइम स्लॉट में से. क्यों हटा दो? देखो 15 मिनट स्पेयर में जो भी ब्यूटिफिकेशन करना है, जो भी कुछ हाईलाइट करना है, अपने जो आंसर्स आते हैं उसको हाईलाइट करना है, मैथ्स में जो आपके आंसर्स आते हैं उनको बॉक्स करना है, इस तरह का कुछ भी ब्यूटिफिकेशन करना है, कोई भी ऊपर नीचे एक बफर टाइम के लिए 15 मिनट वो हटा देने चाहिए. एट द सेम टाइम जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर लिखते हो तो आपको कई बार ना फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है. इन्विजिलेटर आएंगे, आपके 2-3 बार सिग्नेचर्स लेंगे, आपको ये कवर करेंगे, मतलब आपके आंसर की पे आंसर कॉपी में अलग अलग चीजें करेंगे, तो उसमें 5-10 मिनट और चले जाते हैं आपके बोर्ड्स के फॉर्मेलिटीज पूरे करने में. तो आप सब में 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो स्पेयर में रखना चाहिए और जो रिमेनिंग टाइम है यानी कि जो 2.5 घंटे है उन्हीं 2.5 घंटे में आपका पेपर रैप अप करने की कोशिश करनी चाहिए. दैट शुड बी द आइडियल टाइम फ्रेम. इफ यू गाइज आर कंसिडरिंग कि मेरे पास पूरे 3 घंटे हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारी गड़बड़ हो रही है. हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटा है, आपको ये समझ के चलना है. तो पहली स्टेप है कि आप प्रायोरिटाइज करो, आप आपकी स्ट्रैटेजी बना लो कि भाई हमारे पास इतना टाइम है और इतना टाइम में चीजें को फिनिश करना है. दूसरी चीज, जब आपने एक बल्क लेवल पे टाइम ये कर दिया, अब किसी भी बड़ी चीज को आप जब कंज्यूम करते हो तो डायरेक्ट कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, उसको कट डाउन करना पड़ता है पीसेस में और फिर उसको आप कंज्यूम कर सकते हो. राइट. उसी तरह से आप क्या करो कि टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर दो. आपको पता है कि सेक्शनल वेटेज कितना है, इस सेक्शन को कितना वेटेज है, इस सेक्शन में 5 मार्क क्वेश्चंस आते हैं या हेवी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज्यादा लिखना होता है, तो उसका अकॉर्डिंगली एक प्रोपोर्शनल टाइम मैपिंग करके रख दो, पहले ही प्रैक्टिस में करके रख दो. जब आपके प्रीलिम्स के पेपर्स आप लिखोगे उसमें ही आप ये सॉर्ट करके रख लो कि मेरा 1 घंटे में कितना पेपर हो जाना चाहिए, मेरा 1.5 घंटे में कितना पेपर हो जाना चाहिए. तो ये आपके दिमाग में स्टार्टिंग से आपकी स्पीड मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. यू नीड टू कैरी अ रिस्ट वॉच. प्लीज डोंट स्टे डिपेंडेंट ऑन द वॉल क्लॉक जो भी आपके रूम में होगी. कई सारे क्लासरूम्स में वॉल क्लॉक्स भी नहीं होती है ना, एंड स्टूडेंट्स हैव टू रिलाई ऑन दैट बेल जो हर 1 घंटे में बजती है. उस बेल पे रिलाई करना पड़ेगा या फिर आपको एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा, इन्विजिलेटर से पूछना पड़ेगा. उससे अच्छा ट्राई टू कैरी अ रिस्ट वॉच एंड एलोकेट टाइम एज पर द सेक्शंस. ठीक है. एक और चीज टाइम मैनेजमेंट में जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब ध्यान रखनी है वो है कि अच्छा हाँ सॉरी,
आप लोगों के टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग है ना, तो आप लोगों के पास 2 घंटे है इस बार। मतलब लास्ट ईयर तक सब एग्जाम्स एक साथ होते थे, पर आपके इस बार टर्म 1 टर्म 2 है, तो आपके पास सिर्फ अभी 2 घंटे होंगे। तो अच्छा ही है, मतलब 2 घंटे के लिए लिखना इज नॉट दैट अ बिग डील, मतलब आप अच्छे से लिख सकते हो। यूजुअली 3 घंटे का पेपर एट अ स्ट्रेच लिखना ना काफी ज्यादा पेनफुल और स्ट्रेनस हो जाता है। ठीक है। एक और चीज जो टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है वो है कंप्लीशन ऑफ द पेपर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज एम करेंगे कि हम परफेक्ट आंसर्स लिखें, हमारा एक एक चीज, हमारा एक एक पॉइंट परफेक्ट होना चाहिए। अगर भले ही एग्जामिनर ने वो 2 मार्क्स के लिए पूछा है, पर फिर भी हम 6 पॉइंट्स लिख के आएंगे, क्योंकि अपने को आता है ना, अपने को आता है, तो अपन उसको बताने की कोशिश करेंगे कि हमें इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पेपर कंप्लीशन पे होनी चाहिए। तो पेपर कंप्लीशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। एम आई क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ओके, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ ना कुछ तो बोलते रहो फिर, है ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा तनिष्क, ओके तू भी है क्या? ठीक है। हाँ सर। ओके, सॉल्विंग 1 और 2 पेपर्स, बेसिकली आप जब इसकी मॉक्स की ट्रायल करोगे, है ना, तब आप लोगों को बहुत अच्छी फील आएगी। और आपके पास अभी भी 2-3 हफ्ते हैं, आराम से आप बहुत सारे मॉक्स लगा सकते हो। और कम से कम पर सब्जेक्ट आपने 1 से 2 पेपर तो अभी देख ही देने चाहिए। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। और हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करो। मतलब अगर आपको लगता है एक तो मेरी हैंडराइटिंग खराब है प्लस मैं स्लो लिखता हूँ, मतलब दोनों केसेस, आपकी हैंडराइटिंग भी खराब है और अगर आप स्लो लिखते हो, तब उस केस में आप लोगों ने डेली आधे मतलब 30 to 45 मिनट्स डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। देख के लिखो, बिना देखे लिखो, कैसे भी करो, पर हर दिन 30 to 45 मिनट्स आप आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या हैंड राइटिंग रिलेटेड हैक्स है, वो अभी आगे अपन देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में। बट ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला मुद्दा था, कि जहां पर हम पहले ही लास्ट के 15 मिनट्स को साइड में रखेंगे, जितना रिमेनिंग टाइम है उसको एलोकेट करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द सेक्शनल वेटेज। ये सेक्शनल वेटेज में एलोकेट करने का कैसे मैनेजमेंट आएगा, जब आप मॉक्स दोगे तब आपको आइडिया आएगा कि यार इतने टाइम के लिए, इतने क्वेश्चंस के लिए या इतने मार्क्स के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव जो हमारे माइंड में बहुत क्लियरली होना है वो है कि पेपर अपना कंप्लीट होना ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे आपको आता हो कुछ या नहीं आता हो, पेपर हमारा कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इज कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तभी भी उसका आंसर राइटिंग करके आना है, मतलब तभी भी उसका आंसर लिख के आना है। इज दैट अंडरस्टूड? यस। हाँ सर। Alright. Now let's move on to the next topic, and this is going to be very, very important, and that is content. Now, content is going to be the king, especially in your board examinations, है ना। यहाँ पर सबसे important है कि आप आपके आंसर राइटिंग स्किल्स कैसे लिखते हो और कितना, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो आपकी आंसर कॉपी को पहले 1 मिनट में जज करेगा। 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स में आपकी वो आंसर कॉपी को जज कर लेगा कि आप स्टूडेंट हो कैसे। मतलब वो पूरी जिंदगी का मतलब एक भविष्यवाणी कर लेगा, या आपका जो पास्ट है उसको पूरा देख लेगा बस आपकी आंसर कॉपी को देख के। वो ये प्रेडिक्ट कर लेगा कि आप कितने सिंसियर स्टूडेंट हो, वो ये प्रेडिक्ट कर लेगा कि आपने 10th में मेहनत की है नहीं की है, हर चीज को वो प्रेडिक्ट कर लेगा। और उसी मेंटालिटी से, उसी माइंडसेट से वो आपको मार्क्स देने वाला है। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप आपका कंटेंट ना टू द पॉइंट से शुरू करो। अगर आपने स्टार्टिंग में उसको घुमाना शुरू किया ना, वो एग्जामिनर ही इज नॉट अ फूल। ठीक है। और ये स्टेट बोर्ड के एग्जामिनर्स नहीं है, ये सीबीएसई के एग्जामिनर्स है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही टू द पॉइंट रहना है। शुरुआत में एटलीस्ट टू द पॉइंट रहो, बाद में आप उनको घुमा सकते हो, है ना, क्योंकि बाद वाली चीज वो इतना नहीं पढ़ेंगे। पर शुरुआत में जब आपको वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन रह सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के हद तक। ऑल्दो दिस इज नॉट ट्रू इन लाइफ, बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन your first impression is going to be the last impression, and that is how he is going to assess your papers. सबसे पहले try to understand all the requirements of the question. कि डिस्क्राइब का मतलब क्या, एनलिस्ट का मतलब क्या, गिव रीजंस का मतलब क्या। कई लोग गिव रीजंस में पूरा का पूरा हर चीज डिस्क्राइब भी कर लेते हैं कि व्हाट इज द फिनोमिना, वेयर इज द फिनोमिना। भाई गिव रीजंस मतलब सिर्फ बताओ कि ये क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन का लिखने का सही तरीका क्या है,
आप टेबल बना दो, मतलब 2 कॉलम्स बना दो और उसमें लिखो। तो हर एक क्वेश्चन का लिखने का अपना तरीका होता है। कुछ हम सैंपल्स भी देखेंगे, साइंस का पेपर रहा तो कैसे लिखना चाहिए, मैथ्स का पेपर रहा तो कैसे लिखना चाहिए, वो सारे कुछ सैंपल्स अपन देखने ही वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। कई बार क्वेश्चन में ना 2-3 चीजें पूछी होती है, मतलब फर्स्ट थिंग क्वेश्चन मार्क, सेकंड थिंग क्वेश्चन मार्क, थर्ड थिंग बड़ा जो आंसर होता है उसमें 2 से ज्यादा चीजें पूछ सकता है वो। तो यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहला और दूसरा पार्ट ही आंसर कर दिया। अगर 3 पार्ट्स पूछे हैं क्वेश्चन में तो तीनों पार्ट्स को आंसर करना पड़ेगा। अगर डिस्क्राइब किया है तो स्टार्ट से लेकर एंड पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बोला है मतलब डिस्टिंग्विश करके बताना पड़ेगा। एनलिस्ट मतलब एक के बाद एक लिस्ट करना पड़ेगा। गिव रीजंस मतलब जो भी उसके पीछे के रीजंस है वो आपको देने पड़ेंगे। When it comes to fill in the blanks, true or false, and questions like these, it is always a good idea to go the extra mile. एक्स्ट्रा माइल का मतलब पूरा सेंटेंस लिखो, अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, या जो भी अगर एमसीक्यू है तो उसको पूरा लिखो। ऑल्दो कई टीचर्स ने बोला होगा मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप कर सकते हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है तो मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर इजियर, है ना। उसको देख के ही लगना चाहिए कि नहीं यार, मतलब वो स्टार्ट टू एंड अब वो सिंसियरिटी झलकनी चाहिए, ऐसे टपकनी चाहिए आपके आंसर से, आंसर की कॉपी से आपकी सिंसियरिटी। ठीक है, तो गो द एक्स्ट्रा माइल। एक और चीज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीजें पूछी है कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर ऐसा कुछ भी आपको बोला गया है, तो रीराइट द क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड देन बिगिन। डायरेक्टली शुरू मत कर देना, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन की लाइन है, उस लाइन को एज इट इज कॉपी करना, है ना। एंड द फॉलोइंग आर द रीजंस डैश करके बाकी के आपके रीजन शुरू कर देना। डायरेक्टली क्वेश्चन रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 डायरेक्टली नहीं करना है हमें। तो पहले जो क्वेश्चन में लाइन पूछी है वो फर्स्ट लाइन लिख दो, उसके बाद में रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 जो भी आपकी चीजें भी है, तो रीराइट द क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड देन बिगिन। ओके, नाउ हाउ टू अरेंज द कंटेंट। कंटेंट को अरेंज कैसे करें भाई, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है ना। आप लोगों ने WH वाले फ्रेमवर्क्स सुने ही होंगे। WH वाला फ्रेमवर्क क्या होता है कि कोई भी जब 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 भी कोई आप चीज पढ़ते हो तो आपने एक तो होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ। किसी भी टॉपिक की एक होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ। तो जो विड्थ कवर करना है तो आपको विड्थ कैसे कवर करोगे, जब आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, तो आप समझ लो, मतलब ये रीडिंग के वक्त है, व्हेन यू आर comprehending things or when you are understanding things, you need to cover these 5 to 6 questions. First question is what is the topic about, है ना। अगर हम कोई भी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक है क्या। पावर शेयरिंग, लाइक व्हाट इज पावर शेयरिंग, देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाट के बाद व्हाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ इन रियल प्रैक्टिस डू वी एक्चुअली इंप्लीमेंट पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग को हम रियलिटी में कैसे यूज करते हैं। व्हेन, तो ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अगर कोई टाइमलाइन है ना, कि भाई ये कब से शुरू हुआ, कोई इंसिडेंसेस है आपको बताना है कि 1967 में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, किस तरह से पावर शेयरिंग हुई थी, तो आप वो बता सकते हो। वेयर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि बेल्जियम में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था। समझ में आ रहा है। तो आप जब ये कवर करते हो तो स्टार्ट टू एंड आपका जो भी टॉपिक है वो 100% कवर हो जाता है। पूरा डिस्क्रिप्टिव उसका चीजें क्लियर हो जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने व्हाट का आंसर कर दिया है, व्हाई का आंसर कर दिया है, हाउ, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। एंड आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी है, जब भी कोई क्वेश्चन के लिए आपको याद नहीं आ रहा कि यार क्या लिखूं क्या लिखूं, आप इमीडिएटली ये सोचो कि यार व्हाट इज दिस टॉपिक। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हुई है तो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज इट अबाउट। उसके बाद आप लिख दो कि व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट, या ये फिनोमिना होता क्यों है, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट फिनोमिना, इफ इट इज अ साइंस क्वेश्चन। एंड देन अगर हाउ बताया गया है कि जैसे कि भाई ये प्रक्रिया होती कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस बता दो। व्हेन या वेयर उसके एप्लीकेशंस बता दो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, आप वो बता दो। लाइट का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो बता दो, है ना। तो एप्लीकेशंस बता दिए। अनदर फ्रेमवर्क जो कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में काफी बार यूज होता है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। राइट, आपने देखा होगा किसी भी तरह की कोई स्पीच हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो या किसी भी तरह का कोई ऐसे हो, इसमें ये टेम्पलेट कई बार फॉलो किया जाता है कि देयर इज एन इंट्रोडक्शन,
कि द टॉपिक, ये टॉपिक है क्या, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन होता है. यूजुअली दीज इंट्रोडक्शंस कैन स्टार्ट विद अ कोट, फेमस कोई कोटेशन होगा या ऐसा कुछ होगा, उससे स्टार्ट हो सकता है ये, है ना, या किसी स्टेटिस्टिक से स्टार्ट हो सकता है. एंड देन देयर इज अ बॉडी टू इट. बॉडी में आप हर चीज एक्सप्लेन करते हो कि ये मुद्दे के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है ना, इन एस्पेक्ट्स में इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ये सारी चीजें आप उनकी बॉडी में लिखते हो. एंड कंक्लूजन में आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हो कि भाई हेंस व्हाट शुड हैपन और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. तो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो ये दोनों फ्रेमवर्क आंसर राइटिंग के समझ में आया है क्या? Please, if there is any question in this, you can feel free to ask, because this is, you know, one of the most important things in content writing. सबसे क्रूशियल चीज है, अगर आपने फ्रेमवर्क बना दिया ना, आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकते हो. ठीक है. और जब आप पढ़ रहे हो तभी भी आप इसी माइंडसेट से पढ़ सकते हो कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए. ये टॉपिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, और इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्या इसकी टाइमलाइन रही है अभी तक. ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. हाँ नंदिनी. Is writing the question sequence wise is most important or not least bothered? Yeah. So ideally, if we have to say, you know, it becomes very convenient for the examiner if he is able to check your paper in a, you know, proper sequence, start to end. If there is a you know, proper sequence maintained, it is very convenient for the examiner to assess your paper. But if you are not able to answer the questions properly, what you can do is you can leave some space. जैसे question number 1 आपने आंसर कर दिया, and then you are not able to answer question number 2, or you are not able to recall question number 2, you can leave some space for question number 2. बीच में आप जगह छोड़ दो, and then वो जगह छोड़ने के बाद आप question number 3 पे चले जाओ. ठीक है, आप वो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाओ, और बाद में जब लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा तब आप वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सकते हो और वहां पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो. सर अगर जगह छोड़ने को समझ रहा नहीं हो और फिर मतलब पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा हो सकता है आंसर, तो बाद में वो नीटनेस दिखने के लिए हम उसे लास्ट में लिख सकते हैं. कर सकते, कोई इशू नहीं. उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. मतलब एक आधा क्वेश्चन, ज्यादा मतलब जंबल नहीं करेंगे, बट कोई अगर याद ही नहीं आ रहा हो. चलता है ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. आप डेफिनेटली वैसा कर सकते हो. तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टेकन अगेंस्ट यू, है ना. और स्टार्टिंग से अगर आपका प्रेजेंटेशन है ये अच्छा रहा ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना. ओके. नेक्स्ट इज भाई डायग्राम्स एंड डेरिवेशंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम्स एंड डेरिवेशन, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें इतना मतलब नेक्स्ट लेवल का लेजीनेस दिखाते हैं जिसकी कोई हद नहीं. मतलब वो लोग स्केल पेंसिल का भी यूज नहीं करेंगे, और अगर यूज करेंगे तो लेबलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे. ये आपके ना सबसे ज्यादा, ये मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दीज आर ब्राउनी पॉइंट्स. अगर आपने डायग्राम्स और डेरिवेशन बहुत सिस्टमैटिकली लिखे है ना, वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा भी नहीं, या बहुत कम टाइम में वो आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेगा. बट ये हाईली इंपॉर्टेंट है. और डायग्राम और डेरिवेशन में प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूँ क्या आती है. कई लोग क्या करते हैं, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी, रजनीकांत वाली मेमोरी पे रिलाय करेंगे कि हमने एक बार ये फोटो देख लिया बायोलॉजी में स्पेशली तो हमें याद रहेगा. अरे नहीं याद रहता, है ना. ज्योग्राफी में आपको देख के याद नहीं होगा, आपको एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ेगी और ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा चीजों को. आपके हाथ के नीचे से जाने चाहिए वो, चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे वो डेरिवेशंस हो, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो बायोलॉजी के कुछ डायग्राम्स हो. देयर इज मतलब नो अदर सब्स्टिट्यूट अनलेस यू आर लाइक सच में आपका फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छा है, उस केस में आप रिलाई कर सकते हो. अदरवाइज स्टैंडर्ड केस सब लोगों ने ट्राई करना चाहिए कि अगर वो कोई डायग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बिना देखे उसको ड्रॉ करते आना चाहिए. ठीक है. एक और बेनिफिट हो जाता है जब आप घर पे रिहर्स कर लेते हो ना, घर पे इस तरह की स्केचिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है डायग्राम्स निकालने में, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है डायग्राम्स निकालने की, और सडनली एग्जामिनेशन में जाने के बाद वो निकालना पड़े तो वो वर्क नहीं करता. ठीक है. तो अगर आप डायग्राम्स निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है. एक और स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग है, मतलब जो काफी अट्रैक्टिव हो सकती है. अगर आपको सच में से लिटरली इंप्रेस ही करना है एग्जामिनर को तो आप ऐसे भी कर सकते हो. मैं आपको बताता हूँ कि लेटर से उसने पूछा गिव 5 रीजंस फॉर सो एंड सो थिंग, ऐसी कोई चीज है उसके 5 रीजन देने. तो आप क्या करो, वो रीजन लिखने के पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करो.
5 रीजंस, ऐसे गोला बना दो, 5 रीजंस, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन और 5वां रीजन। यहाँ पे एक पहला रीजन लिख दो, दूसरा रीजन लिख दो, तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब एक आपने फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते इसको, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम बना दिया। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये डायग्राम देख के ही उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चे को तो आता ही है। ठीक है, तो अगर किसी फिनोमिना के, किसी प्रिंसिपल के 5 रीजन बताने हैं या कुछ और ऐसी चीजें बतानी है, तो हर कोई स्टूडेंट क्या करेगा, आंसर में लिखेगा थ्योरेटिकल आंसर, द रीजंस फॉर द 5 रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, पॉइंट नंबर 3 दिस। बट आप लोगों ने अगर उन्हीं 5 रीजन को मेन हेडिंग में, है ना, पहला रीजन यहाँ पे बस एक पॉइंट लिखना है आपको, उसका जो कीवर्ड रहेगा उतना लिखना है। सेकेंड रीजन, इसका कोई कीवर्ड रहेगा उतना ही लिखना है आपको कीवर्ड। तीसरा रीजन, इसका कोई कीवर्ड रहेगा तो उतना ही कीवर्ड लिखना। चौथा रीजन और 5वां रीजन का कीवर्ड लिख देना। और ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप उसको इलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली और उसके नीचे उसका इलैबोरेट कर दिया। ये स्पेशली हमें कब करना चाहिए, जब वो क्वेश्चन का वेटेज काफी अच्छा हो, क्वेश्चन का वेटेज बहुत अच्छा हो और आपको इस तरह के डायग्राम्स ड्रॉ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वो 360 आता है ना, राउंडर आता है, उसमें अलग अलग सर्कल्स अवेलेबल होते हैं, आपने देखा है वो? एक ऐसे राउंड डिस्क आती है, उसमें अलग अलग साइजेस के सर्कल्स बने होते हैं। ठीक है, यस सर। तो अगर आप वो यूज कर सकते हो तो वो उससे क्या, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा आपका। और ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है ना, कोई भी चीज का, मतलब आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। जब आप इस तरह के डायग्राम ड्रॉ करके आते हो ना, तो अगर टाइमलाइन लिखनी है, टाइमलाइन, है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो 1919 में क्या हुआ था, है ना। उसके बाद में यहाँ पे लिख दो आप 1931 में क्या हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लिख दो आप, है ना, 1942 में क्या हुआ था। तो आपने आंसर में तो लिखा ही है, बट एट द सेम टाइम आपने एक टाइमलाइन भी बना दी उनके रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था। तो एग्जामिनर बेसिकली खुश हो जाएगा ये सब देख के, क्योंकि आपने कुछ इनोवेटिव किया है ना। Also, one thing that you need to take care while writing your points is, or while writing your answers is, the most important points, जो सबसे वजनदार points होंगे वो आपके सबसे पहले जाने चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स लिखते पूरा है पर ना प्रेफरेंस किसको देना है, प्रायोरिटी कौन से पॉइंट को देनी है, वो ध्यान में नहीं रखते। तो जो सबसे ठोस मुद्दा है, जो सबसे ठोस आर्ग्यूमेंट है आपका, वो सबसे पहले जाना चाहिए। ये समझ में आया सबको? यस। है ना। तो आपके माइंड में आप क्लियर रख देना कि भाई पहला पॉइंट जो पहले याद आ रहा है वो पहले नहीं डालना है, जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले जाना दो, और उसके बाद में आपको बाकी पॉइंट्स लिखना है। तो कंटेंट में आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। कुछ और चीजें जिसका ध्यान रखना चाहिए हमें कंटेंट में, यस, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है पिछले स्लाइड में किसी को? ओके, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। अगली कुछ चीजें जो कंटेंट में याद रखनी चाहिए वो ये है कि फोकस ऑन कीवर्ड्स, एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम, है ना। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग द किंग हैड कंप्लीट पावर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे वांट, इतना पूरा कहने के बजाय आप क्या कह सकते हो, एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम। ठीक है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो कीवर्ड्स है अगर आपने ये लिख दिए ना, तो वो जो एग्जामिनर है ना, वो ऐसे खुश हो जाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा आपके इस तरह के कीवर्ड्स देख के। उसको लगेगा एक्चुअल में इस बंदे ने टेक्स्ट बुक में जो कीवर्ड्स दिए हैं उन कीवर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये कैसे इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपको करना क्या है, बस इन कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेने की और उन्हीं कीवर्ड्स को लिख देने का, जो पेपर आया उस तरह के उसमें उन कीवर्ड्स को लिखने का। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग। आप लोग अगर उनकी साइकोलॉजी को समझ लो ना, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर दी और वैसा ही जाके प्रेजेंटेशन करके आ गए, तो उन्हें लगेगा कि यार आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। तो ये जो कीवर्ड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम हो गया, यूटोपियन आइडिया। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एकदम परफेक्ट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग, सिंपली राइट यूटोपियन आइडिया। तो उसको समझ में आया था कि अरे नहीं, आप वजनदार शब्द यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपको सच में हिस्ट्री आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स,
अगर आपने आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी आपके साइंस के भी जो प्रिंसिपल्स है, उसके लिए एग्जाम्पल से बैकअप किया ना आपके आंसर्स को, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स आंसर लिख ही नहीं पाते, ये एग्जाम्पल्स लिख ही नहीं पाते, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख ही नहीं पाते, तो आप एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हो। मतलब दीज आर लाइक ब्राउनी पॉइंट्स। अगर आपने एग्जाम्पल लिखे, बाकियों ने एग्जाम्पल नहीं लिखे ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एग्जामिनर यूजुअली क्या होता है, जो नजरें है ना, नजरें सिर्फ क्वेश्चन के स्टार्ट पे जाती है और नजरें क्वेश्चन के एंड पे जाती है। और हम यूजुअली एग्जाम्पल्स लिखते हैं एंड में, और स्टार्ट में हम कुछ तो हमारा जो मेन ठोस पॉइंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आंसर का, वो लिखते हैं। बीच का ना वो थोड़ा सा स्किप कर सकता है, ठीक है। तो आखिरी में अगर आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, या जो भी आपने अभी तक ऊपर लिखा है उसको लास्ट में समराइज करने का, समराइज करने के दो फायदे। एक, आपको एक अलग से पॉइंट मिल गया लिखने को। मतलब अगर आपने 6 पॉइंट मिले, 7वें पॉइंट में समराइज कर दो। तो समराइज करने का फायदा क्या है कि पहला पॉइंट तो आपने जितना भी लिखा था वो सारा का सारा आपने वहां पे कंसोलिडेट कर लिया, ये एक एडवांटेज। और दूसरा क्या है कि जब एग्जामिनर देखेगा तो आपको उसको 6 के बजाय 7 पॉइंट्स दिखेंगे, तो उसको लगेगा कि यार हाँ यार आपने कुछ ज्यादा भी लिखा है। तो आपका सुपरफिशियल लेवल पे भी आपका क्वांटम ज्यादा दिखता है। और इसमें भी मतलब इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू समराइज थिंग्स इन द एंड, ठीक है। ऑल्सो आंसर ओनली व्हाट हैज बीन आस्क्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बीट अराउंड द बुश। ऑल्सो डोंट गो ओवरबोर्ड। जो चीज नहीं पूछी है लेकिन आपको आती है, तो वहां पे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू मेंटेन द वर्ड लिमिट। जो भी वर्ड लिमिट है उसको आप मेंटेन करके चलो। या जो भी आंसर की रिक्वायरमेंट है, 2 मार्क का आंसर है तो उसके हिसाब से 4 मार्क या 5 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो या अनदर पॉइंट इज व्हाट्सएप लैंग्वेज कैन बी लीथल। व्हाट्सएप लैंग्वेज समझते हो आप लोग? अरे हाँ सर। व्हाट्सएप, हाँ। Yes, तो क्योंकि sir. वो टाइप कर करके वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आजकल वो वर्ड्स आ चुके हैं, है ना, यू आर वगैरह से। मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज यू लिखना है तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे, आर लिखना है तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे, है ना। ये सब मत करके आ जाना वहां पे, ठीक है। वो टिपिकली चेक करने वाले जो लोग है ना, उनकी उम्र का आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो, और जनरेशन गैप भी अंदाजा लगा ही सकते हो। और टिपिकली उन्होंने देख लिया कि भाई ये बच्चा तो परफेक्ट मतलब व्हाट्सएप और ये सब यूज करता ही होगा, तो वो आपको जज करेगा कि ये बच्चा तो दिन भर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इन सब पे ही पड़ा रहता होगा, है ना, इसलिए इसकी लैंग्वेज ऐसी है। तो वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसा वैसा मत करके आना। एंड लास्ट थिंग इन दिस इज अटेम्प्ट एवरीथिंग। कुछ नहीं आता फिर भी लिख के आओ। अब आप बोलोगे सर यहीं पे तो लिखा है आंसर ओनली व्हाट हैज बीन आस्क्ड, है ना, अटेम्प्ट एवरीथिंग। तो ये जो चीज है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी कुछ तो लिख के ही आना है। कोई भी क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं है। देखो पहली चीज मैंने क्या बोली, जो क्वेश्चन है उसी का स्टेटमेंट को रीराइट करना है, एक पॉइंट तो आपका वहीं से बन गया। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको लास्ट में समराइज करना है, दूसरा पॉइंट तो वो बन गया। और बीच में कुछ तो मिर्च मसाला, जो भी उस टॉपिक के आसपास की चीजें आपको याद आती होंगी, सब कुछ लिख के आ जाओ। इफ यू कांट कन्विंस, कंफ्यूज। समझ में आया, है ना? यस सर। बट ये लास्ट केस सिनेरियो है, ये लास्ट केस सिनेरियो, इसको सब जगह होलसेल में अप्लाई मत करना, वो घातक हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अगर आपको कुछ बचता है, अगर नहीं आ रहा तो आप कंफ्यूज कर दो उनको कुछ इधर उधर की चीजें लिख के, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे। ओके, कंटेंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कंटेंट राइटिंग में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। हम कंटेंट राइटिंग के फॉर्मेट भी देखने वाले थे, मैंने कहाँ लिखे हैं फॉर्मेट, हाँ है आगे है। तो प्रेजेंटेशन में मैंने कवर किया है तो वो आ जाएगा आगे। हाँ निनाद। सर हमारे क्लास में कुछ टीचर्स बोलते कि हाँ क्वेश्चन हो गया कि उसके बाद लाइन बनाने की, और कुछ बोलते नहीं बनाने की, तो उसका क्या करने का? तो वही वाला पार्ट अभी अपन प्रेजेंटेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन थिंग। आई होप टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट वाला पार्ट जो है वो आपको एक अच्छे से समझ में आया। कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे लास्ट में, तो ताकि ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो समराइज हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन का मतलब समझ लो,
वो प्रेजेंटेशन जो आपके आंसर्स के कंटेंट पे निर्भर नहीं करता है ना, जैसे कि लाइन वर्क करना, लेफ्ट मार्जिन निकालना, राइट मार्जिन निकालना, ठीक है, ड्रॉइंग अ लाइन आफ्टर एंडिंग अ क्वेश्चन, यस यू मस्ट डू इट नाउ। अभी मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं उसको। तो ये अगर आपका पेपर है, ठीक है, बेयर विथ माय हैंड मतलब ड्राइंग। तो जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और ये यहाँ पे एंड हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ये ए पार्ट ना, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एंड हुआ, तो इतनी ही लाइन ड्रॉ करो आप, इतनी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 का बी आ रहा है और वो आपने लिखा और वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो इसको पूरा कर दो यहाँ। तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अगर हाँ आपका पेपर है, अगर क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ है तो आधी लाइन ड्रॉ करो, क्वेश्चन नंबर 1 बी कंप्लीट हो गया है एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो ये पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर देना यहाँ से एंड टू हाँ एंड, सर। ठीक है। एंड यस, कोई कितना भी कुछ भी बोले, प्लीज लाइन वर्क करके आओ, बहुत अच्छा दिखता है ना, लाइन वर्क करके आओ। मतलब सच में एक काफी ग्रेस क्रिएट होता है जब आप ब्लू पेन से लिखते हो और वो ग्रे कलर की लाइंस जब आती है ना, काफी मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन ब्लू और ग्रे का आता है, इट लुक्स क्वाइट डिसेंट, है ना। आप एक बार एक अच्छा पेपर, आप एक अच्छी प्रिलिम्स लिख के देखना, आपको फील आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल वर्क हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए? पेंसिल वर्क हमें कहाँ, कौन सी मूवी चला रहे हो? चलो, पेंसिल वर्क कहाँ कहाँ करना चाहिए? जैसे अगर आपने डायग्राम्स बनाए, कोई भी आपने डायग्राम बना दिया, इस तरह का कोई सेल का डायग्राम बना दिया और यहाँ पे कुछ कुछ मतलब नेमिंग वगैरह आपने ऐसे की है कुछ, तो इस पे एक बॉक्स बनाओ, इसको एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे नाम लिखो, फिगर, है ना, फिगर सो एंड सो। एक मिनट, अरे भाई विमल, विमल इज आई थिंक इन द मूड ऑफ सम फन, एक मिनट, चलो। तो जो भी आप डायग्राम्स बना रहे हो, उन डायग्राम्स को आप बॉक्सेस में बंद करो, ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा लगता है। डिफरेंस बिटवीन जब लिख रहे हो तब आप पेंसिल वर्क का यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगा जिसपे आप चाहते हो कि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करो, तो वहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स बना सकते हो फाइनल आंसर में, स्पेशली मैथ्स के आंसर्स में, है ना, एंड बॉर्डर लाइंस का आप यूज कर सकते हो। अगेन, जब आप हैंडराइटिंग जो भी आप लिखते हो, अब आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से कितने लोग हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को लगता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, नंदिनी, संस्कृति, सही, ओके, 3 लोग हैं। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, क्या चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, एनीवेज इग्नोर मारो। दूसरा क्या बोल रहे थे हम? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग मतलब उन्हें लगता है कि काफी बड़ी है, काफी मतलब उनके लेटर्स जो है, उनके अल्फाबेट्स काफी बोल्ड है, ऐसा कितने लोग हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मत बता भाई, इजी ले। हाँ, उसको वेटिंग रूम में डाल दिया सर। अच्छा ये बाहर का कोई है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना। ऐसे जूम मीटिंग में कोई जूम रेड ना हो तो फिर मजा नहीं आता है ना। ऐसा मत बोलो, he will take it easy. ये सर सब बाहर का है सर, इन लोग से। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, मत बता, रो मत। सर सर मैंने वेटिंग इसको रूम, पूछा क्या है? हाँ, सर वेटिंग रूम ऑन कर दो। अच्छा वेटिंग रूम ओके। मैं नहीं बताऊंगा। इसकी कैसेट वहीं पर अटकी है। अरे भाई मत बताओ, कोई पूछ रहा है तुमसे। हाँ ना, चलो गया क्या वो? अच्छा। एक सेकेंड, सर वो मोदी जी का मीम बने हुए। मोदी जी का क्या? इतने सारे मीम्स मोदी उसने जी रेडी रखे हैं। अरे हाँ, इतनी मेहनत की है उसने, सोचो कितनी मेहनत की है उस बंदे ने। कैमरा ऑन करना बनता है इसमें। हाँ और क्या, चलो ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, अपन कंटिन्यू कर दो। ये आयुष अपना नहीं है क्या? आयुष कोई वेटिंग रूम में वो नहीं है क्या अपना?
हाँ सर, मतलब वो रीनेम करके ना आ जाए बस उतना अच्छा ही अच्छा है। अच्छा ओके देख- हाँ चलो ठीक है ठीक है। तो हाँ हम लोग कहाँ थे, हाँ भाई हैंडराइटिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है या अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि स्पेसिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। सर 1 मिनट सर। हेलो, हाँ सर, म्यूट हो गया था। अच्छा मैं म्यूट हो गया था, ठीक है। तो स्पेसिंग जो है, अगर आपकी हैंडराइटिंग आपको लगता है कि सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है या मेरी हैंडराइटिंग काफी बड़ी है, तो आप लोगों ने स्पेसिंग बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। स्पेसिंग का मतलब क्या, 1 फिंगर स्पेस। इफ यू आर राइटिंग समथिंग, द मीटिंग इज हैड, लेट अस से, है ना, लेट अस से, तो इसमें आप क्या करो, स्पेसिंग बढ़ा दो, स्पेसिंग बढ़ा दो। जब आप लिखोगे इसको कर्सिव में, स्पेसिंग बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली लेजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और आइडियली आपने क्या करना चाहिए, 1 फिंगर स्पेस आप दे दो, 1 फिंगर स्पेस आप दे दो। और अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत बड़ा बड़ा है तो बीच बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में भी आप एक लाइन छोड़ सकते हो। मतलब आपने पहला सेंटेंस लिखा, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखने के बजाय आप एक यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ो और फिर यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस लिखो। तो 1 फिंगर स्पेसिंग, 1 लाइन स्पेसिंग, और उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखना, एक के नीचे एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखना। उससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। मैं लास्ट में कुछ अभी एग्जांपल्स बताऊंगा तो आप लोगों को वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है पर बहुत स्लो है, पेपर कवर ही नहीं हो पाता। अगेन, if you think your handwriting is good or if you think your handwriting is clear enough but you are not able to write the paper every day, make it a point कि तुम आज से लिखना शुरू करो, आज से या कल से मे बी लिखना शुरू करो। एंड मतलब टाइमर लगा के, जैसे कोई एथलीट होता है ना, वो टाइमर लगा के स्प्रिंट करता है, 100 मीटर कितने में कितने सेकंड्स में किया, 200 मीटर कितने सेकंड्स में किया। उसी तरह से तुम टाइमर लगाओ कि तुम आधा घंटा लिखती हो तो तुम कितने पेजेस लिख पा रही हो। आधा घंटा एट अ स्ट्रेच तुम लिखती हो, और अगर तुम आधे घंटे में 5 पेज लिख पा रही हो तो अगले दिन आधे घंटे में 5.5 लिख पाना, कुछ दिनों बाद 6 लिख पाना, 7 लिख पाना। तो दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज द स्पीड, बट डेली आंसर राइटिंग इज द ओनली सोल्यूशन। देयर इज नो मतलब शॉर्टकट टू इट। और हर दिन लिखने का बहुत सारी चीजें होती है लिखने के लिए। कोई भी आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में, आपके पास कोई अच्छी बुक होगी, आपके पास कोई आंसर राइटिंग है, सोशल वगैरह, कुछ भी उठा के आप लिखना शुरू कर देना। ठीक है, ओके। अनदर थिंग इज स्ट्रक्चरिंग द आंसर्स नाइसली। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड में होगा, और पॉइंट्स में अगर आपने आंसर राइटिंग की होगी तो बहुत अच्छा दिख के आता है। पैराग्राफ से अच्छा स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी लिख के आती है। एंड पुट करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके प्रेजेंटेशन में करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स पुट करो, वरना बहुत बड़े लेवल के अगर आपने स्क्रैचेस किए, कटिंग्स किए ना, इट डज नॉट अपीयर गुड। बहुत अनप्रोफेशनल लगता है वो, बहुत ऐसा नाइव लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये स्टूडेंट इतना प्रिपेयर्ड नहीं है या बहुत कंफ्यूज है ये स्टूडेंट, ऐसा लगता है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आंसर आपका एकदम नीचे शुरू होने वाला है, मतलब पेपर जस्ट खत्म हो रहा है और उसके नीचे 3-4 लाइन ही बची है और वहां पर आप आंसर शुरू करना चाहते हो, तो वहां से शुरू मत करो, गो टू द नेक्स्ट पेज। अपन ने पूरे पैसे भरे हैं तो पूरा पैसा वसूल करो। ठीक है, तो अगर आपका आंसर बॉटम से शुरू होने वाला है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो कि वो बॉटम वाले जो भी 3-4 लाइन है उनको छोड़ दो और फ्रेश पेज से शुरू करो। ये समझ में आया? अगेन, when it comes to maths, it is very very important to pay attention to the numericals। और न्यूमेरिकल्स को हम किस अलाइनमेंट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कोई इक्वेशन है 2x + 5 = 7। नाउ अगर आपने ये अलाइनमेंट रखी है तो इक्वल टू की अलाइनमेंट आप सेम रखो। इक्वल टू की अलाइनमेंट सेम रखो मतलब क्या, कि आपने क्या लिखना चाहिए, 2x = अलाइनमेंट सेम करते हुए थोड़ा सा बैक स्पेस देता हूं, = 7 - 5 दैट इज 2। उसके बाद आप क्या लिखोगे अगले इसमें, x = 1। आपको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो अलाइनमेंट है इक्वल टू की, ये अलाइनमेंट में सेम मेंटेन कर रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब ऐसे अलाइनमेंट में जिगजैग करने की कोशिश करते हैं, दैट डज नॉट लुक गुड। So when it comes to equal to, try to maintain the same alignment। ठीक है, ओके।
एंड विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मूलाज आंसर्स इन मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसके लिए आप एक बॉक्स बना दो, है ना। जो भी आपने यूनिट्स वगैरह लास्ट में स्पेसिफिकली मैथ्स का जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो यूनिट्स लिखना नहीं भूलना चाहिए। अगर आप रफ वर्क के लिए कोई मार्जिन बनाते हो तो वो रफ वर्क की मार्जिन थोड़ी ब्रॉड रख सकते हो, वहां पे टाइटल दे देना रफ वर्क करके, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ग्राफ, ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर लिखना ही चाहिए, उसकी स्केल, पेंसिल, लेबल, एक्सिस, आई थिंक ये बेसिक चीजें जो है वो आपको पता भी है। और ग्राफ को अटैच कहाँ करना है, हमें कहाँ अटैच करना चाहिए, लास्ट में अटैच करना चाहिए, बीच में? सर अभी म्यूट का ऑप्शन नहीं है। ओ ओके, म्यूट का ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, आप लोग आंसर कर सकते हो मतलब ऐसे चैट सेक्शन से। सर ये जो बाकी लोग जो वेटिंग रूम में है वो भी अपने नहीं है? नहीं सर, उनको मैं कर रहा हूँ, वो जस्ट है। ओके 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 ठीक है। हाँ सर। तो ग्राफ को हम लोगों ने आइडियली इंसर्ट करना चाहिए पेपर के बीच में, लास्ट में कभी मत इंसर्ट करो, क्योंकि ग्राफ पेपर की क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है और जब आप थ्रेड से अटैच करोगे तो चीजें थ्रेड से स्टेपलर से अटैच करोगे तो वो निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ग्राफ ऑलवेज शुड गो इन बिटवीन, इट शुड कंटेन क्वेश्चन नंबर, उसका स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, है ना। मतलब पेंसिल से आपने उसका लेबलिंग वगैरह करना चाहिए, एक्सेस वगैरह, अभी फोटोज देखते हैं उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर इन केस आपको स्क्रैचिंग करनी भी चाहिए तो मान लो कोई ऐसा एक सेक्शन है जिसको आप स्क्रैचिंग कर रहे हो, कई लोग स्क्रैचिंग कैसे करेंगे, हर एक लाइन को स्क्रैच करेंगे ऐसे 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 ऐसे, या कई लोग क्या करेंगे ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग करेंगे, है ना। कुछ भी नहीं, इतना कुछ भी मत करो, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करो डायगोनली, या तो ऐसा या एक और ड्रॉ करना है तो ऐसा, बस दैट्स इट, उतना ड्रॉ करके खत्म कर दो, ठीक है। तो बाकी जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो नए पेज पे पेन सिलेक्शन किया ना, पेन सिलेक्शन ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिखता है, ठीक है। ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है, तो इफ यू वांट टू यूज दैट यू कैन यूज दैट, बट रेड इज अ स्ट्रिक्ट नो, ठीक है, रेड आप यूज नहीं कर सकते। ओके, ये अब बात करते हैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग को लेके। आप में से कितने लोगों को लगता है उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को लगता है मेरी हैंडराइटिंग सर खराब है ऐसा? क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत मैटर करेगी, मतलब ओ माय गॉड, काफी लोग हैं 15, ठीक है। तो लगभग 50% लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है ना, वाहियात थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग सबसे पहले अपना पर्पस समझ लो। अब देखो एक दिन में तो एकदम ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम कर क्या कर एक दिन में या 2-3 हफ्ते में तो इतना पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि अपने को पढ़ना भी है और ये सब भी करना है। बट अगर हम कुछ स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करें तो ये चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। सबसे पहले अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आपका पेन चेंज करके देखना चाहिए, ठीक है। कौन से पेन होने चाहिए, कौन से अच्छे पेन के ऑप्शन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बट हैंडराइटिंग में सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर देखो कि आपका सिटिंग पोस्चर है। अगर आपने थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर को मॉडिफाई कर दिया ना तो भी आपकी हैंडराइटिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। सिटिंग पोस्चर का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप देख सकते हो तो ये ऐसे आपको लिखना है, मतलब क्रॉस में पकड़ के आपको ऐसे लिखना है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा, आपका कौन सा हैंड से आप राइट करते हो। The way you hold the pen is also very important. Some minor changes to that might also help you, but the best hack that will help you is spacing वाला hack. अगर आपने see, the objective is not to write beautifully, the objective is to write legibly. What is the meaning of legible? एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है, आपने क्या लिखा है ये एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। तो लेजिबली इंपॉर्टेंट है लिखना, एकदम ब्यूटीफुली आपने नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो वो आपका हो सकता है अगर आपने स्पेसिंग बढ़ा दी, लेटर्स के बीच में प्रॉपर यूनिफॉर्म स्पेसिंग कर दी, और वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में यूनिफॉर्म स्पेसिंग का मतलब क्या, अगर आप कोई भी चीज लिखते हो, लेट्स से प्रेशर अगर आप लिख रहे हो तो ये देखो ऐसा अच्छा लग रहा है क्या देखने में? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे अचानक से स्पेसिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे की स्पेसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए लेटर्स के बीच में, और 2 वर्ड्स के बीच में भी स्पेसिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है।
जब आप पेन से लिखते हो कोशिश करना कि कई लोग ना बहुत हाई प्रेशर डाल के लिखते हैं, और अगर आपने हाई प्रेशर डाल के लिखा तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि पेपर क्वालिटी मॉडरेट हो सकती है, ठीक है, तो पीछे के साइड में अगर आपने बहुत दबा के लिखा तो पीछे के साइड में वो इंप्रेशंस उसके आ जाएंगे। तो ज्यादा प्रेशर से भी मत लिखो, आपका हाथ भी दर्द करेगा, तो वो मत करो, है ना। जल्दबाजी में लिखने की जरूरत नहीं है ना। और कई लोग जल्दबाजी में लिखते लिखते क्योंकि उनका माइंड उनके हाथों से ज्यादा तेज काम करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार जब आप मैथ्स करते हो आपके माइंड में फटाफट 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 एकदम चीजें आ रही है, पर आपका हाथ स्लोली काम कर रहा है, तो आप ना आखिरी के शब्द खा जाते हो, है ना। तो स्टॉप ज्वाइनिंग लेटर्स, डोंट मिक्स लेटर्स इन द एंड व्हेन यू आर इन रश। तो आपका माइंड भले ही तेजी से काम कर रहा है, पर आपको आपके हाथ की स्पीड से फंक्शन करना है। एंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस, स्टार्ट विद अ लेस स्पीड, एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी लेस स्पीड, यहां से स्टार्ट करना है। अगेन रिपीट आफ्टर मी, हाई एक्यूरेसी लेस स्पीड। आप कम स्पीड रखो पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखो, और वो एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करते करते फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है ना। तो वो एक्यूरेसी मेंटेन करते करते आप एक्यूरेसी मतलब अगर स्पीड को बढ़ा सकते हो तो देन नथिंग लाइक इट। नाउ वन सिंपल एक्सरसाइज दैट ऑल ऑफ यू कैन फॉलो इज, सर व्हाइल राइटिंग आई जनरली बेंड बैक, इज इट राइट? सी आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ यू बेंड अ लॉट देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, मतलब वो ऐसा आएगा। आइडियली अगर आप देखो, अगर आपके पास स्केल है तो 12 इंच, है ना, 12 से 15 इंच का ये होना चाहिए। आप जब लिख रहे हो और आपके आंखों में और आपके पेपर में 12 से 15 इंच का गैप होना चाहिए, और आप वो पोस्चर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। स्नेहल कह रही है सर किस्मत चेंज हो सकती है पर मेरी हैंडराइटिंग चेंज नहीं हो सकती। अरे हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, आप कोशिश तो करके देखो। और हैंडराइटिंग हमें ऐसे बहुत ही ज्यादा तो ये नहीं करना, थोड़ा बहुत फॉर अ चेंज, है ना। आपके पास भी किस्से होंगे आपके जूनियर्स को बताने के लिए कि हाँ एक जमाना ऐसा भी था जब हमने हैंडराइटिंग को बदलने के लिए प्रयास किए थे, है ना। तो क्योंकि यही मौका है, उसके बाद तो इतना मौका है नहीं, बाद में कब 12th में थोड़ा बहुत करना पड़े, ठीक है। अब एक चीज इसमें यह है कि जो एक एक्सरसाइज है जो आप सब लोग कर सकते हो, मतलब अगर आप में से यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में हैं, आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स तो होंगे, 2 या 3 आपके फ्रेंड्स होंगे। तो यूजुअली जब हम प्रीलिम्स के आंसर्स लिखते हैं और आपने आपके स्कूल में सबमिट किया वो पेपर, तो आप क्या करो, उस पेपर की एक कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास रखो, या तो अपने स्कूल में आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे, कहीं पर भी आपने क्लासेस लगाई होंगी, तो वहां पर जो भी आपकी आंसर कॉपी है उसका एक पीडीएफ बनाओ। वो आंसर कॉपी आपके वहां पे कोचिंग के या स्कूल के टीचर्स तो चेक करके आपको इवैल्यूएशन कॉपी देंगे ही, इवैल्यूएटेड कॉपी देंगे ही, बट जो आपका रॉ था, जो अनचेक्ड पेपर है, उसका एक पीडीएफ बनाओ और आपके दोस्तों में 2 या 3 दोस्तों में शेयर करो। मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपने एक आंसर कॉपी लिखा, वो आंसर कॉपी आपको आपके टीचर्स को सबमिट करने से पहले उसका एक पीडीएफ बना लो। वो पीडीएफ आपके दोस्तों में शेयर करो। कितने सारे दोस्तों में शेयर नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालना है। कोई भी 1 या 2 दोस्त आपके अच्छे वाले होंगे, उनके साथ आप शेयर करो। उनको बोलना तू जितना क्रिटिकली इसको चेक कर सकता है उतना क्रिटिकली चेक कर, ठीक है। और उसको बोलना कि तू भी तेरा एक पेपर मुझे भेज, मैं भी जितना क्रिटिकली चेक कर सकता हूं मैं करता हूं। इस तरह से क्या होगा, कई बार टीचर्स अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से आपके पेपर्स को ना काफी मतलब सुपरफिशियली चेक कर सकते हैं, पर आपके दोस्त क्योंकि उसके पास सिर्फ आप ही का पेपर है ना, तो वो और क्रिटिकली चेक करेगा, आपको और गलतियां बताएगा, और आप भी सेम चीज उसके साथ कर सकते हो। तो ये 2 या 3 लोगों के ग्रुप्स में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इवैल्यूएट क्या क्या करना है, कंटेंट को इवैल्यूएट करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इवैल्यूएट करना है, हैंडराइटिंग को इवैल्यूएट करना है, स्ट्रक्चरिंग को इवैल्यूएट करना है। तो इसका फायदा एक और वे में ऐसा होगा कि जब आप खुद एग्जामिनर बन जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलतियां नहीं करनी है। जब आप खुद एग्जामिनर बन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलतियां नहीं करनी है। हाँ खुन्नस निकालेगा, निकालने दो, एग्जाम के पहले जितना ये करेगा वो तो अच्छा ही है, अपने लिए अच्छा है, क्योंकि अपनी गलतियां हाईलाइट हो रही है, ठीक है। और बेसिकली सबसे अच्छा फायदा कब होगा पता है क्या? जब 2-3 पेपर्स के लिए आप खुद एग्जामिनर बन जाओगे, आपको समझ में आएगा कि यार कितना मुश्किल होता है पेपर चेक करना अगर हैंडराइटिंग खराब है तो,
कितना मुश्किल होता है अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करना कि हाँ यार पढ़ूं मैं, उतना एफर्ट्स लूं किसने इस बच्चे ने लिखा क्या है, एंड ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियसनेस ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार आई हैव टू प्रेजेंट वेल एंड आई हैव टू राइट माय आंसर्स वेल सो दैट इट द एग्जामिनर्स लाइव्स बिकम easy. Again, next is try to write papers and share it with friends to cross verify and peer assessment. आपके दोस्तों में आप असेसमेंट ले सकते हो. चलो अब बात करते हैं कुछ प्रेजेंटेशन की, मतलब इंटरनल प्रेजेंटेशन की, आपके आंसर्स वाइज प्रेजेंटेशन कैसे होने चाहिए. तो ये ऐसे थोड़े बहुत कुछ फोटोज आप इसमें देख सकते हो. साइंस में मेन हेडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम CO3 ओर्स, मेन हेडिंग, देन देयर इज सब हेडिंग, then there are these points. So main heading, subheading and points. Again, another thing that you can observe is spacing. देखो कितना अच्छा maintained है spacing. ऐसा अगर spacing है, उसके बाद लाइन दो, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में एक लाइन बीच में छोड़ दी है, खुला खुला लिखा है ना, खुला खुला लिखा है तो ऑटोमेटिकली काफी मतलब प्रेजेंटेबल वो लग जाएगा, दिखने में काफी अच्छा आपको वो दिखाई दे सकता है. इनफैक्ट वो यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ सकता था, कैल्सिनेशन के बाद जो उसने लिखा है ना जिंक कार्बोनेट, तो उसके नीचे भी गैप छोड़ सकता था. ठीक है. उसके बाद में इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का आप वो फ्रेमवर्क रख सकते हो. प्लीज कीप एन आई फॉर ग्रामर एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स. यूजुअली दीज इंग्लिश एग्जामिनर्स ना दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ग्रामर एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स. मतलब उनको बहुत तो होता है अगर किसी बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है ना, क्योंकि आजकल ऑटो करेक्ट आ गया है ना, ऑटो करेक्ट आने की वजह से वैसी स्पेलिंग याद नहीं रहती, तो ऑटो करेक्ट, ग्रामर मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, दीज आर रियली बिग टर्न ऑफ्स फॉर एग्जामिनर्स ऑफ इंग्लिश. तो उनके लिए ये बहुत, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, है ना. तो अगर गलती से भी ऐसा कोई पर्टिकुलर इंग्लिश का एग्जामिनर अपना पेपर चेक करेगा तो फिर वो है ना बिल्कुल भी अच्छे से मार्क्स नहीं दे पाएगा. 1 मिनट है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके सर, कैन वी शफल द सेक्शंस लाइक इन लैंग्वेज पेपर, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स. हाँ, यस यस, दैट यू कैन डू, नो इश्यूज ऑन दैट फ्रंट. ओके. सोशल साइंस में अगेन, सोशल साइंस में जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दो, ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में आप उसका मेन कंटेंट लिखो, फिर बाद में उसका कंक्लूजन लिखो. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सारे पॉइंट्स मतलब 1 बाय 1 पॉइंटर्स के फॉर्म में आ रहे हैं. बीच में आप लोगों ने स्पेसिंग दी है, जो मेन की चीजें हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको अंडरलाइन किया है, देखो बीच बीच में अंडरलाइन किया है कुछ चीजों को. तो दैट इज हाउ यू कैन डू इंट्रोडक्शन, बीच में स्पेसिंग, पॉइंट्स, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है. सेम इज द केस विथ मैथ्स, ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. इससे बेटर अप्रोच हो सकता था. मतलब यहाँ पर इसने देखो ये अलाइनमेंट नहीं मेंटेन किया. आपको दिख रहा है कि इक्वल टू का अलाइनमेंट ऐसा टेढ़ा जा रहा है, इक्वल टू का अलाइनमेंट टेढ़ा जा रहा है. इसने गिवन डेटा भी प्रॉपर नहीं लिखा है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है. तो और अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल. अगर ये भी एक ठीक ठाक एग्जाम्पल है, अलाइनमेंट इक्वल टू की सारी सेम हो रही है, इक्वल टू आर सेम अलाइन, इन सब चीजों का रीजन लिखा हुआ है, हर चीज के पीछे आपने रीजन लिखा है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. ठीक है. चीजों को पेंसिल से और स्केल से ड्रॉ किया है. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है. अगेन ग्राफ पेपर के एग्जाम्पल देख लो. आपने क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए, एक्सिस या स्केल लिखा होना चाहिए. ठीक है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, और इसको बीच में अटैच करना है. क्वेश्चन नंबर, एक्सिस, यूनिट्स, इंडेक्स, all these things should come on your graph paper. Distinguish between, इस तरह से आप कुछ distinguish between लिख सकते हो. Okay. Common mistakes, not reading the question carefully. पूछा कुछ और गया था, आपने आंसर कुछ और लिख दिया, टाइम की बर्बादी और प्रेजेंटेशन की बर्बादी, क्योंकि उसको कैंसिल करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद दूसरा, गोइंग ओवरबोर्ड मतलब पूछा 2 मार्क के लिए था पर अपन लिख के आ रहे हैं 6-7 मार्क्स वाला आंसर, जरूरत नहीं है ना. नॉट राइटिंग फाइनल जो भी आपकी यूनिट्स है इन द फाइनल आंसर, देन दैट इज अ मिस्टेक. व्हाट आर सम ऑफ द डूज, समराइज करो, एग्जांपल्स दो, है ना. लास्ट में आपके पास समय बचा है तो ऐसे ही मत छोड़ो, उसको रिवाइज कर लो एक बार, जो भी न्यूमेरिकल्स है उनके आंसर वेरीफाई करके देख लो सब आए हैं या नहीं आए हैं. ठीक है. लास्ट में कुछ पेन सजेशंस, मतलब दीज आर जस्ट अ फ्यू सजेशंस. आपके पास अगर इसके भी बेटर कुछ अच्छे ऑप्शंस होंगे तो आप वो भी बता सकते हो चैट सेक्शन में. तो पेंटोनिक का एक पेन आता है, ट्राइमैक्स का एक पेन आता है, बटरफ्लो आता है, जॉट डॉट आता है,
है ना। आजकल एक ये भी कंपनी आ चुकी है, इट्स अ जर्मन कंपनी, हॉसर के नाम से। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? हॉसर कंपनी। तो इवन दैट इज अ गुड पेन, मतलब आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो, देखो कॉन्ट्रास्ट जो है ना, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा सा क्रिएट होना चाहिए। पेन से कॉन्ट्रास्ट कुछ अच्छा क्रिएट होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, एक मिनट। आई नो आई एम एक्सीडिंग माय टाइम लिमिट, प्लीज bear with me for another 5 minutes and I think we would be able to complete the session, and if you have any questions we can take it as well. 1 minute. तो look at this paper, ठीक है, look at this paper, ये 12th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट का पेपर है। एंड फर्स्टली आप ये वाला पेन, ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, ये उसने अलग पेन से लिखा है, ये उसने अलग पेन से लिखा है। प्लीज ये मत करना, है ना। जो भी आप पेन कैरी कर रहे हो, जो भी लेके जाना, दो दो लेके जाना, ठीक है। तो जो भी आप पेन लेके जा रहे हो, दो दो, मतलब अगर ये इंक जैसी है वैसी ही ये इंक होनी चाहिए आइडियली। आपने वो नहीं चेंज नहीं करना चाहिए इंक या पेन। ओके, दूसरा, ये वाली इंक अच्छी है या ये वाली इंक अच्छी है, आप अनम्यूट कर सकते हो सर, इनको परमिशन दे दे क्या अनम्यूट करने की? हाँ सर। ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट। सर आप भी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप लोगों को आई थिंक आवाज आ रही होगी। तो आप देखो ये वाली इंक अच्छी है क्या? सर ऊपर वाली। अरे नहीं, ये अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो रहा इसमें। नीचे देखो वाली बेटर है, नीचे वाली बेटर, देखो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड है। हाँ, लाइट डार्क का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए, है ना। तो ये वाली थोड़ी बेटर है, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सॉरी, सेकंड वाली जेल पेन यूज की है ना? सेकंड वाला जेल पेन उसने यूज किया है। हम तो बॉल पे नहीं करेंगे ना सर? हाँ, आप लोग बॉल पेन ही करना, क्योंकि क्या है, कहीं पे भी कोई भी कंटेमिनेशन आ जाता है तो जेल पेन स्मज कर जाएगा, बॉल पेन नहीं करेगा। तो इट इज ऑलवेज गुड टू यूज अ नाइस बॉल पेन। अब देखो इसने ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, मैथ्स का पेपर है, जानबूझ के एक मैथ्स का पेपर रखा है। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे dy by dx, क्यों भाई, नीचे लिखो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे उसने ये लिखा, फिर यहाँ पे इक्वल टू लिखा, फिर ये इक्वल टू, फिर ये इक्वल टू, फिर ये। ऐसा नहीं करना है, ऐसे ऐसे सॉल्विंग नहीं करनी है, ऊपर से नीचे सॉल्विंग करनी है, एक लाइन में सॉल्विंग करनी है। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ द फॉर्मेट कि ऐसा नहीं करना है, ये उसका एग्जांपल है। समझ में आया ये कैसा नहीं करना है? ऐसे ऐसे सॉल्विंग नहीं करनी, ऊपर से नीचे सॉल्विंग करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज लास्ट में, एक मिनट, और एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर भी नहीं, इस पेपर में नहीं है शायद वो, ठीक है, इस पेपर में, ये दूसरे पेपर में होगा। ओके, नाउ अनदर पेपर, ये अभी केमिस्ट्री का पेपर है। ये देखो इस स्टूडेंट की अगेन हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब थी इस स्टूडेंट की, उसने बस एक चेंज लाया, उसने स्पेसिंग को यूनिफॉर्म या कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये मतलब दिस इज आफ्टर 1 month ऑफ प्रैक्टिस, ये जो आंसर है 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद का है ये, है ना। ये जो पेपर लिखा हुआ है, उसने बस यूनिफॉर्म स्पेसिंग करने की कोशिश की। एंड उसके बाद देखो, क्या आप लोगों को देख के ही पढ़ने की इच्छा कर रही है पेपर? हाँ सर। यस सर। बहुत क्लियरली लिखा है। एंड जो अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा था, देखो अलाइनमेंट सारा एक ही प्रॉपरली अलाइंड है, हर चीज एकदम अलाइंड है। There is consistent spacing between the letters and there is consistent spacing between the words as well, ठीक है। तो इस तरह से बस यहाँ पर क्या नहीं किया हुआ है, हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं किया है, मतलब अंडरलाइन कुछ नहीं किया है, बॉक्सेस कुछ नहीं किया है, वो आप कर सकते हो, है ना। वो आपने कर लिया तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में
अगेन ये वाला पेपर देखो। ओके, मैं आपको बोल रहा था कि ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं लिखना है, ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं लिखना है। आपको ये पेपर देखते हुए नजर आ रहा होगा कि पीछे के कुछ चीजें भी यहाँ पे इंप्रेशंस आ रहे हैं। जो पीछे का जो पेज है वहां पे भी कुछ इंप्रेशंस दिखाई दे रहे क्या इस पेज पे? अगर आप गौर से देखो, पिछले पेज के भी कुछ इंप्रेशंस इस पेज पे आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगा के लिखा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिख सकता है, देखो। कैन यू सी दिस रीजन? यस सर। तो ये भी यहाँ पे तो चलो खाली जगह थी इसीलिए कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पर यहीं पे आप अगर आंसर राइटिंग करोगे ना तो वो काफी मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो बुरी हो जाती है ना। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। गिवन डेटा एक सीक्वेंस में लिखा, इक्वल टू अलाइंड है, आपने यूनिट्स गिवन डेटा के पूरे लिखे हैं, यूनिट्स को यहीं पे कन्वर्ट कर लिया है, टू फाइंड निकालना क्या है वो सारी चीजें लिख दी है, एंड धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, एक एक चीज निकाल रहे हो। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट को के कहते हैं। हाँ, कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको लिखते हैं। एक चीज, जब आप गिवन डेटा में एफ लिख रहे हो तो आपने ऐसा लिखना चाहिए। 1 minute. So what you should write is force comma F is equal to 0.2 Newton. Instead of directly writing F, आपने लिखना चाहिए force comma F is equals to 2 Newton. मतलब फोर्स को आप F से डिनोट करने वाले हो और उसकी वैल्यू इतनी है ना। डिस्प्लेसमेंट कॉमा x is equals to 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को आप x से डिनोट करने वाले हो और दैट इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। m को डायरेक्टली 0.2 लिखने के बजाय मास कॉमा m इज इक्वल्स टू 0.2 kg। तो जो भी आप नोटेशंस यूज करने वाले हो उन नोटेशंस को भी आपने पहले डिफाइन अगर कर लिया तो बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला एक पेपर था। एक और पेपर है, तो ये भी मैथ्स का पेपर आ गया। एक मिनट, यहाँ पे उसने वो गलती की है क्या? एक जो गलती मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। अच्छा हाँ, आपने इस तरह से कुछ देखा है कभी जब आप पेपर सॉल्व करते होंगे, व्हेन यू रीच दिस लास्ट पॉइंट तब आप यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करते हो, फिर यहाँ पे कुछ कुछ छोटा सा ऐसे लिखने की कोशिश करते हो, फिट करने की कोशिश करते हो। ऐसा किया है क्या किसी ने? हाँ सर। है ना, मतलब यहाँ पे ना तो कई लोग क्या करते हैं, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे भी लिखना शुरू करेंगे। यस सर। है ना, अरे ये नहीं करना है ना। अपन ने पैसे भरे हैं, पूरे पूरे पैसे वसूल करने। तो अगर यहाँ तक ही हो रहा है तो ये लाइन छोड़ो, आगे का क्वेश्चन जो है आगे के बिट में करो, है ना। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये वाली स्पेस को यूटिलाइज मत करना उसी क्वेश्चन के लिए। बस आई थिंक बाकी तो मतलब मेजर चीज तो यही सारी चीजें थी जो हम लोगों ने देखी। तो अगर इसको समराइज करना हो तो पहला है टाइम मैनेजमेंट से ही शुरुआत होती है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा तो बाकी सारी चीजें आप कर पाओगे, चाहे वो पेंसिल वर्क हो, प्रेजेंटेशन हो या कंटेंट राइटिंग हो। दूसरा है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड वे में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, डायग्राम्स अच्छे से निकाले, उसके इमेज वगैरह आपने प्रॉपरली लिख दी। मैंने आपको बताया नहीं एक्चुअली डायग्राम कैसे बनाना है, वो नहीं बताया, तो एक ही सेकेंड। तो जो भी आपका डायग्राम है, मान लो ऐसा कुछ डायग्राम है आपका, किसी कोई चीज है यहाँ पे, है ना, इसका कोई डायग्राम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चीज है, देयर इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, तो इसकी लेबलिंग, जो भी लेबलिंग है वो एक लाइन में होनी चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेबलिंग जो है वो एक लाइन में होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप इसको लेबल करोगे वो ऐसा आना चाहिए, दिस शुड बी XYZ, this should be ABC, this should be PQR। तो ये जो लेबलिंग है ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो कि एक लाइन में आई है ये लेबलिंग। अगर आप पूरा ये स्पेस यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी आप यूज करो ये स्पेस, ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन, और यहाँ पर भी जो भी आप लिखोगे, कुछ भी आप लिखो यहाँ पे, है ना। लेट्स से ST
NTR, कुछ भी आप लिखो तो वो एक लाइन में आना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, है ना। जब भी आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो उसको एक बॉक्स में बंद करो और बॉक्स के नीचे क्या लिखना है, फिगर, FIG, और ये फिगर का नाम क्या है, मतलब आपने क्या बनाया है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी डायग्राम वाली जो चीजें होंगी वो पेंसिल से ही होनी चाहिए, ठीक है, वो पेंसिल से ही होनी चाहिए, तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। यस, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे साइड से मैंने कवर कर ली है, या मुझे जो बताना था। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह रहा होगा या आपको कुछ पूछना होगा तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन। लेबलिंग शुड बी विद पेन और पेंसिल, आई थिंक इट्स बेटर विद द पेंसिल इटसेल्फ, पेंसिल से बहुत अच्छा लगेगा। या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मतलब प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या और भी किसी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पूछ सकते हो बेझिझक होके। ओके, आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर, सब लोगों को हर चीज क्लियर हो गई है क्या? हाँ सर। सर थैंक यू सर, आपने इतना सेशन वगैरह अरेंज किया। रियली आपने इतना बिजी शेड्यूल रहता है और आपने इतना अरेंज किया और प्रिपेयर भी किया सर। रियली मतलब सही में इतना इजी नहीं होता है सर आपके ऐसे टीचर्स वगैरह मिलना। और तेजस सर को भी थैंक्स कि उन्होंने हमारे लिए इतना सेशन अरेंज किया। वो मतलब नॉर्मली इतना कोई टीचर करता नहीं है सर। रियली ग्रेटफुल टू यू। नहीं, वो तो है तेजस सर का। फिर मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि मतलब आप लोग के अभी भी वो सेशंस लेते हैं जब भी आपको हाँ डाउट्स सर। और ये सब होते हैं। आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, है ना, हाँ स्टूडेंट्स में सर। होना चाहिए, तो अच्छी बात है। एंड मतलब मेरे साइड से तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, तो वी आर ऑल हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक टू बी विथ यू गाइस। एंड yeah, there are a few questions coming, yeah, I would like to answer at the same time। एक और चीज यार, आई थिंक आप लोग जिस फेज में हो, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स को लेके या आपके करियर्स को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके। तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाया है उस पे बस अगर आपको कभी रजिस्टर करना हो या आपको कभी कोई डाउट आ जाए तो उसकी लिंक मैं आपको एक छोटी सी भेज के रखता हूँ, है ना। तो अगर आपको कभी लगे कि कुछ भी चीज पूछनी है तेजस सर से, मुझसे, हमारे साथ एक रवीना मैम भी है जो कि पार्ट है, तो अगर आपको कभी भी कुछ भी लगे, पूछना हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो आप इस लिंक पे अगर मैसेज कर दोगे या इस लिंक पे कभी ये कर दोगे, हाय हेलो कर दोगे। वैसे तो आपके पास नंबर होगा ही तेजस सर का या मेरा, अगर होगा तो मेरा, बट फिर भी अगर इस पे आ जाएगा तो छूटेगा नहीं, मतलब आपका जो मैसेज आया है, जो भी आपका रिक्वेस्ट आया है वो छूटेगा नहीं। तो मैंने ऐसे ही भेज के रखा है सबको। एक मिनट, आया क्या? नहीं आया। नहीं सर। तो इट्स जस्ट, तो इस पे बस आपने हाय हेलो, ऐसा कोई कोर्स वोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस आपके जो भी कभी क्वेरीज आ गए, अगर आपको कुछ स्पेशली किसी से पूछना रहेगा, आपने इस पे अगर मैसेज ड्रॉप कर दिया तो फिर वो हम तक पहुंच जाएगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज आती है कि हाउ टू रिवाइज ना, वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई रिवाइज कैसे करें, सिलेबस इतना बड़ा है तो रिवाइज कैसे करें, ये क्वेश्चन पूछा है श्रिया ने, ठीक है। रिवाइज करने का सबसे मतलब अच्छे तरीके, स्पेसिफिकली अगर वो थेरोटिकल टॉपिक है, क्या करो उस टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यानी कि अगर आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है तो पूरे टॉपिक को आप छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांट लो। मतलब पहला टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद ये सब टॉपिक आता है, फिर ये सब टॉपिक आता है, फिर ये सब टॉपिक आता है, सारे सब टॉपिक्स की एक लिस्ट बना दो। समझ में आया? एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मान लो 25-30 पेजेस का टॉपिक है, उस 25-30 पेजेस में 10 से 12 सब टॉपिक सारे होंगे, तो वो सारे सब टॉपिक्स की लिस्ट बना दो। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आया है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आप किताब बंद करके, सिर्फ आपके पास अगर वो सब टॉपिक की लिस्ट होना, तो सब टॉपिक को देख के आप हर एक सब टॉपिक में क्या क्या चीजें आएगी उसको रिकॉल कर पाओ, रिकलेक्ट कर पाओ। वन थिंग। सेकेंड थिंग जो आप रिविजन के लिए यूज कर सकते हो वो है क्विज करना। मतलब अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो कि मतलब सच में सीरियस होंगे पढ़ाई के बारे में, तो आप उनके साथ क्विजिंग कर सकते हो। और ये चीज सोशल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से वर्क होती है, इवन बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है कि अगर आपको कुछ याद रखना है तो क्विज खेलो उनके साथ, बोर हो गए तो, है ना। ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। तीसरी चीज, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को किसी को पढ़ा दो। व्हेन यू टीच यू ऑटोमेटिकली लर्न, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच।
तो आपने अगर वो किसी को पढ़ा दिया तो भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ चीजें फिर भी याद नहीं रहेंगी, कुछ कुछ चीजें बहुत जिद्दी होती है तो याद नहीं रहती। उन चीजों को आपने क्या करना चाहिए, एक पेज पे लिख देना चाहिए, और उस पेज को बार बार, मतलब दिन में से आप हर दिन 2-3 बार उसको देखने लगो, बार बार देखने लगोगे, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, है ना। और कुछ कुछ चीजों को बार बार लिखने से वो याद होती है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशन को बार बार लिखने के बाद याद होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट्स बना के आप जब बार बार देखोगे तो याद हो जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन क्विज खेल के याद होगी, कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ा के याद हो जाएगी, तो कोई इन्फॉर्मेशन सब टॉपिक में ब्रेक करके याद हो जाएगी। तो रिवीजन करने के ये कुछ तरीके हो सकते हैं। ओके श्रेया, ओके। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम औरंगाबाद? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम औरंगाबाद? Oh, great, nice. And how many of you are from other places like Akshada? कहाँ से हो आप? अक्षदा, प्रतीक, ओके, बी प्रतीक, आप कहाँ से हो? राज, अच्छा, वी हैव 2 राज। कहाँ से हो आप लोग? ओके, रोहन, रोहन तो रोहित का भाई है, ठीक है। सर सिल्लोड। लोड, ओके। वेदिका, आप कहाँ से हो? अच्छा, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि मतलब तेजस सर से कनेक्टेड तो हैं, बट आज पहली बार ऐसा है जो मुझसे या तेजस सर दोनों से कनेक्टेड नहीं है? ऐसे कोई कितने लोग हैं? ऐसा कोई है क्या? हाँ, रोहित, ठीक है, ओके। राज, अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चला? मेरे को थोड़ा सा जानना था, कहाँ से पता चला? सर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ओके, चलो ठीक है, तो अच्छा है ना। तो अगर आप लोगों को पता चला तो यू कैन स्टे कनेक्टेड, है ना। इनका एक छोटा सा ग्रुप भी है तेजस सर का, तेजस सर आपको बता देंगे। तो अगर आपको बोर्ड रिलेटेड कुछ पूछना होगा, कुछ करना होगा, तो आप ग्रुप में रह सकते हो। आगे की कुछ अगर अपडेट शेयर हो जाएंगे तो आप लोग को ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस, दैट इज अबाउट इट। और आई थिंक आप लोग का बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे हमने ले लिया है, बट दिस वॉज द प्रेजेंटेशन। आई होप इसके जो कॉन्टेंट्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर्टनली जो भी अपना स्कोर अभी तक आ रहा था उसमें 20-30% का इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तेजस सर, ओवर टू यू। सर थैंक यू सो मच सर अगेन। आपने जो भी टिप्स शेयर किए दैट विल रियली हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर मार्क्स। सर नहीं, पार्टी लेंगे ना अपन इनसे। अरे बिल्कुल सर, बड़ी पार्टी। बिल्कुल सर। सर आप बोलो बस कहाँ पे आना है? खेलने जाएंगे अपन, है ना। कुछ तो क्रिकेट विकेट अगर आप लोग को पसंद होगा तो अपन खेलने जाएंगे। हाँ सर, पसंद है। आप लोग के फाइनल एग्जाम्स कब खत्म हो रही है? लास्ट पेपर कब है आप लोगों का? 18th मई। 18th में। 14, मेरा संस्कृत है 14। चलो ठीक है, जिनका भी मतलब 18th वगैरह के आसपास आप तेजस सर को बोल के रखना, तो वो टाइम पे जब भी आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे अपन एक ट्रैक पे या फिर ऐसा कुछ तो खेलने चले जाएंगे। मतलब आपका जो भी ये पढ़ाई का एग्जॉशन है ना, वो सारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो Yes, मच, sir. है ना। थैंक यू सो मच सर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। या श्योर, ठीक है सर। यस, ठीक है, आई एंड द मीटिंग। बाय यस सर। हाँ सर, बाय सर।